नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। वी प्रोवाइड कोचिंग फॉर द जुडिशियल सर्विसेज एग्जाम्स and through this video we are trying to reach out you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. We are going to provide you the entire foundation course including all the books, including all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन नंबर 1 पर। जो मेन सेक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया है उसी को क्लैरिफाई करते हैं ये सारे एक्सप्लेनेशंस। ए थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड टू द अर्थ। ए थिंग कोई भी ऐसी वस्तु जो कि पृथ्वी से अटैच्ड है, नॉट बीइंग मूवेबल प्रॉपर्टी। अब वो क्या नहीं रहे, मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, तो इज नॉट द सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट। वो सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट नहीं होगी, यानी कि वो चोरी की विषय वस्तु नहीं हो सकती है। क्या ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसी कोई भी ऐसी वस्तु जो कि पृथ्वी से जुड़ी हुई है, जैसे क्या हो सकता है, ये है पेड़ है। सो लॉन्ग एज इट इज अटैच्ड, दिस इज अटैच्ड टू अर्थ, राइट। इट इज नॉट दिस, इसकी चोरी नहीं हो सकती, लेकिन क्या है, बट इट बिकम्स कैपेबल ऑफ बीइंग सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट एज सुन एज इट इज सीवर्ड फ्रॉम द अर्थ। जैसे ही इसको तो जैसे ये पेड़ हुआ, ये इट इज अटैच्ड टू अर्थ, इट इज नॉट सब्जेक्ट, इसकी चोरी नहीं हो सकती क्योंकि अभी मूवेबल प्रॉपर्टी उसमें नहीं आएगा ये। लेकिन जैसे ही इसको हम काटेंगे, इट मे बी दी सब्जेक्ट ऑफ थेफ्ट, फिर हम कह सकते हैं आपने पेड़ की चोरी की। ये हुआ एक्सप्लेनेशन नंबर 1। नाउ कम टू दी एक्सप्लेनेशन नंबर 2 पर आ जाइए। हाँ, ये बहुत टेक्निकल है, देखिए। दिस इज एक्सप्लेनेशन नंबर 2। ए मूविंग affected by the same act which affects the severance। severance यानी कि एक ही कार्य से, a moving affected by the same act which affects the severing। देखिए सेम एक्ट है, एक ही कार्य से सेवरेंस भी हो रही है और उसी से मूविंग भी हो रही है। सो अगर एक ही कार्य थे, जैसे हमारी रिक्वायरमेंट क्या है थेफ्ट के केस में, मूव्स द प्रॉपर्टी, है ना। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द थेफ्ट? मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। बट व्हेन इट इज द केस कि सेम एक्ट इज कॉजिंग सेवरेंस एज वेल एज मूविंग, एक ही काम से सेवरेंस भी हो रहा है और मूवमेंट भी हो रहा है, तो उसको हम सेवरेंस को ही थेफ्ट मानेंगे। एक्ट ऑफ सेवरेंस में भी थेफ्ट इटसेल्फ। सपोज करो एक पेड़ ऐसा है कि वो थोड़ा ढलान पर है, काटते ही ऑटोमेटिकली मूवमेंट होगा उसका, तो एक्ट ऑफ सेवरेंस से दोनों काम हो रहे हैं एक साथ। एक्ट ऑफ सेवरेंस क्या कर रहा है, काट भी रहा है और मूव भी कर रहा है प्रॉपर्टी को, सही है। जैसे इसका इलस्ट्रेशन नंबर ए पढ़ो, आपको देखो, ए कट्स डाउन ए ट्री ऑन जेट्स ग्राउंड। ठीक, तो कटिंग डाउन क्या हो गया रिया, एक्ट ऑफ सेवरेंस, विद द इंटेंशन ऑफ डिसऑनेस्टली टेकिंग दैट, ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो गई, आउट ऑफ जेट्स पोजेशन, विदाउट जेट्स कंसेंट। ठीक, तो यहां पर एज सून एज ए हैज सेवर्ड द ट्री इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, ए हैज कमिटेड द थेफ्ट। तो आप अंडरलाइन कर लीजिए, राइट डाउन प्रीफॉर्म्स कर लीजिए, एज सुन एज ए हैज सेवर्ड द ट्री, जैसे ही उसने सेवरेंस किया, जैसे ही उसने कट डाउन किया। कट डाउन का मतलब क्या हुआ, वो ट्री वहीं गिर गया, वो ट्री को लेकर के नहीं गया है। यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो थेफ्ट है, देखो शब्द क्या लिखा उन्होंने, ये समझाने की कोशिश की है, एज सून एज, यानी कि वो बता रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम को डिस्कस कर रहे हैं कि किस समय कहेंगे कि थेफ्ट का ऑफेंस हो गया है। यहां पर टेकिंग अवे ऑफ ट्री इज नॉट रिक्वायर्ड, एक्ट ऑफ सेवरेंस से ही जो मूवमेंट हुआ, इसलिए जैसे एज सुन एज जो कटा, उससे हटा तने से अपने, हम कह देंगे चोरी आपकी हो गई। तो मान लीजिए पेड़ काट रहे थे आप, है ना, पेड़ काट रहे थे, मालिक उसका आ गया, ये वाले पोजीशन पे हो गई, यहां पर ही आप कह सकते हैं कि थेफ्ट का ऑफेंस हो गया। अब यहीं पर आके पकड़ लें,
तो कहेंगे तुमने चोरी करी, कह रहे क्या बात करो, कोई भी कहेगा चोर तुम्हारी, ये चोरी कैसे पड़, मैं कौन सा घर ले गया आपने, अभी भी काटा है मैंने तो ना। काटने से अगर सेवरेंस से अगर मूवमेंट हो चुका है ना, मान लीजिए ये स्टेज रहती है अभी कि अभी यहाँ पे सेवरेंस हुआ नहीं है, तो ये अटेम्प्ट टू थेफ्ट में कह सकते हैं हम लोग अभी ये, ठीक है। बट यहाँ पर सेवरेंस के साथ साथ मूवमेंट हो चुका है, सेवरेंस हो चुका है, तो यहाँ पर जो एक्ट ऑफ सेवरेंस ही अपने आप में इट विल अमाउंट टू थेफ्ट। तो देखो कहने को तो इतना आसान चैप्टर, क्या पढ़ रहे हैं, चोरी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी टेक्निकलिटीज देखो आप, कितने ज्यादा इसमें टेक्निकल तरीके से पढ़ने की जरूरत है इसको। और जनरली क्या होता है, लोग फ्लो में पढ़ते हैं। अब इन चीजों को समझने के लिए मैं बार बार आपसे कहूंगा कि आप सब लोग बिगिनर लेवल पर ही, आप लोगों के क्वेश्चंस भी आते हैं बाद में कि सर मेंस की तैयारी कैसे करनी है, तो मैं आपको फिर यही बता रहा हूँ, मेंस की तैयारी हम ऐसे करते हैं कि हम अब किसी भी स्टेट के, जिस भी स्टेट के मेंस को हम देने जा रहे हैं, या आपके लेवल पर ही अभी आपको पता होगा कि कौन कौन से स्टेट्स में आपको जाना है। चलिए एग्जाम्पल हो गया आपका, इलस्ट्रेशन ये समझा दिया मैंने आपको, इलस्ट्रेशन ये आपका एक्सप्रेशन थर्ड पर जाइए, क्या है ये, ए पर्सन इज सेड टू कॉज ए थिंग टू मूव। अब यहां पर है, देखिए फोकस कहां पर था हमारा, मूवमेंट पे था। अब हम कब कह सकते हैं कि उसने प्रॉपर्टी मूव की, हम कब कह सकते हैं कि उसने प्रॉपर्टी मूव की, ये कैसे समझेंगे, देखिए यस रुकिए, देखिए ए पर्सन इज सेड टू कॉज ए थिंग टू मूव, यह कहा जाएगा कि एक व्यक्ति ने किसी प्रॉपर्टी को, किसी वस्तु को मूव किया, कब, बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग। ये एक तरीका हुआ। जैसे मान लीजिए ये कोई गाड़ी है और यहां पर आप देखो कई बार हम उसे कहते हैं, हम भाषा में ओट लगाना, ईंट लगा देते हैं आगे या पीछे ताकि ये मूव ना करे। तो अगर आपने ये ऑब्स्टेकल को हटा दिया तो व्हाट यू आर डूइंग, यू आर रिमूविंग द ऑब्स्टेकल्स, यू आर रिमूविंग द आप बाधा को हटा रहे हो। लेकिन बाधा के हटने से ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर्टी मूव हो सकती है। तो भले ही आपने डायरेक्टली मूव नहीं की है प्रॉपर्टी, लेकिन ये कहा जाएगा कि यू मूव्ड दैट प्रॉपर्टी। गॉट इट, आसान है। दूसरा, बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम अदर थिंग्स, ये हुआ दूसरी वस्तुओं से उसको अलग करके, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक नाव है और ये बंधी हुई है, अगर हम यहां से इसको हटा दें, बाय सेपरेटिंग इट दिस बोट में बी मूव्ड, ऑटोमेटिकली मूव हो सकती है, नहीं हो सकती। तो आप प्रियांश क्या कहेगा कि मैंने क्या किया, मैंने केवल रस्सी तो खोली थी, मैंने नाव को नहीं हटाया, नाव को नहीं चलाया, मैंने केवल रस्सी खोली थी। लेकिन रस्सी खोलने का इफेक्ट क्या हुआ हम ये देखेंगे। तो एक कई बार क्या होता है, कुछ हटाने से, किसी चीज को अलग करने से, और एक थर्ड है बाय एक्चुअल मूविंग इट। तो तीन प्रकार से यहां पर एक्सप्लेनेशन बताया गया कि आपको इलस्ट्रेशन उदाहरण दिए हैं कि किस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आपने प्रॉपर्टी को मूव किया। आप डायरेक्टली मूव कर सकते हैं, प्रॉपर्टी को हटाना हुआ। आप किसी चीज से अगर बंधी हुई है उससे उसको हटा दीजिए तो भी मूवमेंट हो सकता है, या फिर कि जिस वस्तु ने उसको मूवमेंट करने से रोक रखा था उससे आपने उस ऑब्स्टेकल को हटा दिया, तो हम कह सकते हैं आपने मूव किया। तो इसमें आप ये देख सकते हैं दोबारा कि देखिए जैसे रिमूविंग ऑफ ऑब्स्टेकल से मूविंग हुई तो क्या हो जाएगी, थेफ्ट हो जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर ऑब्स्टेकल को हटाने वाला ये पिक्स देख लीजिए, यहाँ पर जिस चीज से कोई चीज बंधी हुई है उसको हटा दिया तो ये हो गया, है ना, मूविंग बाय रिमूविंग ऑब्स्टेकल हो सकती है। समझे आप लोग। तो ये हुआ आपका मूविंग का। और अब आ जाइए एक्सप्लेनेशन नंबर 4 पर। ए पर्सन who by any means causes an animal to move। यहां पर क्या है, you are moving an animal, you are moving an animal, कैसे, who a person who by any means किसी भी प्रकार से causes an animal to move, किसी भी एनिमल को मूवमेंट कराता है वो, ठीक है। तो ये क्या कहा जाएगा, he is said to move that animal,
एक तो हम ये कहेंगे कि उसने उस एनिमल को मूव किया, और नंबर 2 मूव एवरीथिंग, वो सभी चीज मूव की विच इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मोशन सो कॉज इज मूव्ड बाय दैट एनिमल। उस एनिमल के मूव होने से जो जो भी मूवमेंट में आया आपने उसको ही मूव किया। जैसे आप इसको समझिए, जैसे ये है, देखिए ये एक एनिमल है, इस एनिमल के सामने आप घास लेकर गए ऐसे मान लीजिए, अब ये मूव करेगा तो आपने इस एनिमल को मूव किया नंबर 1, लेकिन जैसे ये मूव करेगा यहाँ पर जो ट्रेजर रखा हुआ है ये भी मूव करेगा ऑटोमेटिकली। तो कोई इंसान कहे कि मैंने तो केवल एनिमल को मूव किया था, इसको तो मैंने मूव किया ही नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली मूव हुआ। नहीं, ये माना जाएगा कि आपने एनिमल को ही मूव किया और आपने उस सब चीज को मूव किया जो कि एनिमल के मूवमेंट के कॉन्सिक्वेंटली मूव हुआ। तो हम यहां पर ये नहीं कह सकते कि यू कमिटेड द थेफ्ट ओनली ऑफ द एनिमल, बट इट विल सेड यू कमिटेड द थेफ्ट ऑफ द ट्रेजर एज वेल। समझे आप? ये हुआ आपका एक्सप्लेनेशन 4। इसके जो इलस्ट्रेशन थे सब पढ़ लेना भी अपने आप लोग। टेकिंग नीड नॉट बी परमानेंट, इसमें एक्सप्लेनेशन 5 है ना मेरे ख्याल से, एक और रह गया। ये मैं पढ़ा चुका हूँ वैसे तो कंसेंट का, लेकिन फॉर्मली देख लेते हैं कहाँ रह गया छुपा हुआ। चलिए मैं लिख देता हूँ ऐसे, एक्सप्लेनेशन 5। हालांकि ये एक्सप्लेनेशन 5 में ऑटोमेटिकली जब मैं कंसेंट को समझा रहा था तभी समझा चुका था। यहाँ पर यही बात की गई है कंसेंट। ये मैं उन स्टूडेंट के लिए कर रहा हूँ जो कहेंगे नहीं सर एक्सप्लेनेशन 5 तो पढ़ाया ही नहीं, तो बुराई ना आ जाए। एक्सप्रेस हो सकती है और इम्प्लाइड हो सकती है। एक्सप्रेस को हिंदी में बोलते हैं अभिव्यक्त, और इम्प्लाइड को बोलते हैं विवक्षित। इम्प्लाइड कंसेंट कितने लोग समझते हैं? रेज हैंड। देखिए एक्सप्रेस कंसेंट का मतलब होता है कि आपने वर्ड्स में समझा दिया। एक्सप्रेस का मतलब है बाय वर्ड्स, वर्ड्स में भी स्पोकन, वर्ड्स में भी रिटन। इम्प्लाइड का मतलब है अदरवाइज, अदरवाइज देन इन वर्ड्स, तो बेसिकली इट इज बाय कंसेंट। एक्ट के द्वारा या कंडक्ट के द्वारा आप उसको समझाते हैं। कैसे एग्जाम्पल होगा? एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए वरुण भाई साहब है, वरुण भाई साहब को लड़की वाले देखने आए, और भाई साहब चाय सर्व कर रहे हैं वरुण जी, तो लड़की भी आई हुई है। तो वरुण से पूछा गया कि वरुण बताओ तुम्हें लड़की पसंद है? और जो वरुण भाई साहब है शर्मा के घर के अंदर भाग गए। तो उनका शर्मा के, ऐसे देखा होगा फिल्मों में अपने मैं लड़कियों को देखा होगा, मैं थोड़ा लड़के बनाना थोड़ा चेंज कर रहा हूँ उसको, तो वो शर्मा के अंदर भागना वो क्या कहलाएगा प्रियांश? इम्प्लाइड कंसेंट, इम्प्लाइड कंसेंट हो गया। ठीक है, तो उसकी उसी का मतलब है। तो यहाँ पर कंसेंट एक्सप्रेस हो सकती है, इम्प्लाइड हो सकती है, और कौन कौन दे सकता है? जिस व्यक्ति के पोजेशन में प्रॉपर्टी है या जिसको उसकी अथॉरिटी दी जा चुकी दे रखी है। वैसे इसी पॉइंट पर आपका है केस प्यारे लाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केस प्यारे लाल। कई बार क्वेश्चन यहीं से आता है कि जो केस ऑफ प्यारे लाल है वो कौन से ऑफेंस से रिलेटेड है। दैट इज द थेफ्ट। द एक्यूज्ड वर्किंग इन ए गवर्नमेंट ऑफिस, वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस में काम करता था। He removed a file to his house and made it available to an outsider. अपने ऑफिस की फाइल घर पर लेकर गया, उसको दूसरे को दिखाई, अवेलेबल कराई, एंड देन रिटर्न इट टू द ऑफिस आफ्टर 2 days। 2 दिन के बाद में उसको उसने वापस कर दिया। ये बात समझे आप? फाइल किसकी है? ऑफिस की है। और फाइल कहाँ आ गई वापस? ऑफिस में आ गई। इट रिमेन्ड आउटसाइड फॉर 2 days ओनली, यानी कि फॉर टेम्परेरी पीरियड। तो विल इट अमाउंट टू थेफ्ट और नॉट? तो यहां पर आप जब अगर डिसाइड करने को आ जाए आपको, तो आप कैसे करोगे इसको? सपोज करो यही हो, है ना। चलिए मैं आपको 2-4 लाइनें डिक्टेट करता हूं, वो लिखिए आप लोग। कैसे आपका क्वेश्चन मेंस में आ सकता है? accused who was working in a government office removed a file to his house, comma, made it available to an outsider, full stop, and then returned it to the office after 2 days, full stop.
व्हाट ऑफेंस हैज बीन कमिटेड कॉमा इफ एनी कॉमा बाय द एक्यूज्ड। अपराधी के द्वारा कौन सा अपराध यदि किया गया है तो किया गया है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि क्या उसने अपराध किया है, नहीं किया, किया है तो कौन सा किया है। ये क्वेश्चन आपका, मैं आपको मेंस के लिए आप लोगों ने इस क्वेश्चन को लिख करके मुझे दिखाना होगा, राइट। तो आई विल टेकिंग मेंस आंसर राइटिंग क्लासेस ओनली ओवर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे मैं समझा देता हूँ आपको, क्योंकि भले ही देखिए क्या क्या देखा जाना चाहिए कि हम लोग कैसे देखते हैं इसको। सेक्शन था हमारा ये, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स कि द प्रॉपर्टी शुड बी मूवेबल। फाइल इज ए प्रॉपर्टी, फाइल इज ए प्रॉपर्टी, फाइल इज ए प्रॉपर्टी विच इज मूवेबल। It was taken out of the possession and it was taken without the consent, ठीक है। It was moved as well and it was taken out dishonest with dishonest intention। dishonest intention में क्या देखेंगे कि dishonest intention का देखने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने आपको, wrongful gain और wrongful loss। तो यहाँ पर जिसको वो अवेलेबल करवा रहा है, he is gaining that file wrongfully, right or wrong, because he was not entitled to that file and he is getting it unlawfully, therefore he is gaining wrongfully, therefore intention can be said to be dishonest, all the essential elements are satisfied, therefore he has committed the offense of theft, and the facts of the above case, facts of the above problem resembles with the famous case of so and so in which similarly was held। इससे सपोर्ट भी करते हैं इस तरीके से। तो मैंने काफी कुछ हिंट दे दिया है आप लोगों को। अब इलस्ट्रेशन आई एम नॉट सपोज टू रीड ईच एंड एवरी इलस्ट्रेशन, ये आपका होमवर्क है। चलिए, थैंक यू दोस्तों। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। एंड देखिए अपने YouTube चैनल को, आपका अपना YouTube चैनल है विधि जुडिशल एकेडमी, इसकी प्लेलिस्ट को जरूर टाइम देकर के आप देखते रहिए। वी आर कॉन्स्टेंटली अपडेटिंग दोज। तो कौन कौन से वीडियोस हम डाल चुके हैं, आपको यकीन मानिए जुडिशरी की कोचिंग के लिए या फिर इस लेवल के किसी भी एग्जाम के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच।